Hello everyone, here I Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can get to go through with each of your solution of your own problem. Alright then, so आज का जो अपना टॉपिक होगा विच इज़ फ्रॉम एंटी नेट इंग्लिश लिटरेचर जो अपना यूनिट फर्स्ट चल रहा है दैट इज़ ड्रामा। तो ड्रामा का पोर्शन वन दैट इज़ ब्रिटिश ड्रामा। तो ब्रिटिश ड्रामा में जो यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे, तो अब तक के जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स हैं उन सब के बारे में थरली स्टडी कर ली है। मेरे जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें पूरा यूनिवर्सिटी विट्स से रेलेवेंट जितने भी ड्रामेटिस्ट हैं तो उनके बारे में पूरा स्टडी आउट कर दिया है, पूरा थरली मैंने डिटेल आउट कर दिया है। नाउ क्रिस्टोफर मार्लोव इज़ वन अमंग दी लास्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। तो यूनिवर्सिटी विट्स में लास्ट अपने ड्रामेटिस्ट हैं क्रिस्टोफर मार्लोव। तो क्रिस्टोफर मार्लोव एक एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे हु बिलोंग टू द एरा ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है या फिर ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रेलेवेंट है और जिनके सिलेबस में पर्टिकुलरली क्रिस्टोफर मार्लोव प्रेस्क्राइब्ड है। तो आज के इस वीडियो में मैं क्रिस्टोफर मार्लोव की लाइफ के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि क्रिस्टोफर मार्लोव थे कौन, उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही, किस तरीके के वो कैरेक्टर थे और उनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके वर्क में किस तरीके से दिखते थे और एज अ ड्रामेटिस्ट उन्होंने कितने ड्रामाज को प्रोड्यूस किया, ठीक है, डायरेक्ट किया। ऑल राइट, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स क्रिस्टोफर मार्लोव। क्रिस्टोफर मार्लोव ऑल्सो नोन एज किट मार्लोव। तो क्रिस्टोफर मार्लोव को किट मार्लोव भी बोला जाता है, उनका निकनेम था। ही वॉज बैप्टाइज्ड इन 1564 एंड ही डाइड इन 1593। 1564 में ही वॉज बॉर्न और एंड ही डाइड इन 1593 इन द एज ऑफ 30 ओनली। 29-30 की एज में ही वॉज एक्चुअली किल्ड बाय समबडी। उनका मर्डर हुआ था बेसिकली इन अ ड्यूअल। तो इन अ वेरी लेस एज, बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, उनका मर्डर हुआ था, समबडी वॉज किल्ड हिम। तो इस तरीके से जो क्रिस्टोफर मार्लोव है उनको किट मार्लोव कहा जाता है। वो जन्म हुआ था उनका 1564 में एंड ही डाइड इन 1593। 1564 का अपन अब बात करें तो 1564 में ही विलियम शेक्सपियर का भी जन्म हुआ था। उसी एरा में 2 to 3 months का गैप है बिटवीन क्रिस्टोफर मार्लोव एंड विलियम शेक्सपियर। All right, it was known that Christopher Marlowe was born in February 64 and William Shakespeare was born in April 64. All right then. So we are moving ahead with the particular introduction of Christopher Marlowe. He was an Elizabethan poet, Shakespeare's most important predecessor in English drama. Elizabethan poet थे, dramatist थे और उन ट्रांसलेटर भी थे अपने एरा के जो क्रिस्टोफर मार्लोव थे और शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीडिसीसर्स में से एक है क्रिस्टोफर मार्लोव। ऑल राइट देन, ही इज़ नोटेड स्पेशली फॉर हिज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स। क्रिस्टोफर मार्लोव का जो एमिनेंस है, जो उनकी प्रोफिशिएंसी है वो इसमें है कि उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ करना शुरू किया था इनटू दैट ड्रामेटिक वर्क्स। एक ड्रामा में ब्लैंक वर्स का यूज़ शुरू किया था। अब तक जो भी ब्लैंक वर्स यूज़ होती थी वो पोइट्री राइटिंग में होती थी, बट अब क्रिस्टोफर मार्लोव ने ब्लैंक वर्स को ड्रामेटिक वर्क्स में भी इंक्लूड कर लिया। जो ड्रामा होते थे वो ब्लैंक वर्स में लिखे हुए होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लैंक वर्स का एस्टैब्लिशमेंट किया इनटू दैट ड्रामेटिक वर्क बाय क्रिस्टोफर मार्लोव, ठीक है। नेक्स्ट वन, modern scholars count Marlowe among the most famous of Elizabethan playwrights, and based upon the many imitations of his play, Tamburlaine consider him to have been the foremost dramatist in London in the years just before his mysterious early death. तो बेसिकली अब के जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं जो भी रिसर्च कर रहे हैं अपॉन द लाइफ ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोव, अपॉन द ड्रामाज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोव, तो उनके लिए क्रिस्टोफर मार्लोव जो है ही वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ एलिजाबेथन प्ले राइट्स। एलिजाबेथन प्ले राइट्स के मोस्ट एमिनेंट ड्रामेटिस्ट में से एक आते हैं वो, और उनका जो एमिनेंस है, उनकी जो प्रोफिशिएंसी है, उनका जो फेम है, वो उन्होंने एक ड्रामा लिखा था दैट इज़ टैम्बुलिन। टैम्बुलिन के 2 पार्ट्स हैं,
पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसी के बेसिस पे वो एज अ ड्रामेटिस्ट लंदन में फेमस हुए थे, ठीक है। और वो भी कब, जब उनकी डेथ हुई उससे जस्ट पहले। मतलब क्रिस्टोफर मार्लोव को एग्जैक्ट जो नेम मिला था, एग्जैक्ट जो फेम हुआ था उनका, वो उनकी डेथ के बाद ही हुआ था, क्योंकि सिर्फ एक ऐसा ड्रामा था among his 6 or 7 dramas, one only was published during his lifetime। सिर्फ एक ड्रामा ऐसा था जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम पब्लिश हुआ था, अदरवाइज जितने भी प्लेस थे, जितने भी वर्क्स थे उनके, क्रिस्टोफर मार्लोव के, वो पोस्टमॉसली ही पब्लिश्ड है, इसलिए उनका नेम और फेम आफ्टर हिज डेथ ही हुआ था। ऑल राइट देन, अब आती है उनकी कॉलेज की बात एग्जैक्टली। तो मैंने जैसे कि बताया था कि यूनिवर्सिटी विट्स में जितने भी ड्रामेटिस्ट आते हैं वो either they got a degree from Cambridge University or from Oxford University। तो among these university these playwrights came into the world of literature, और इसीलिए उनको यूनिवर्सिटी विट्स एक नेम दिया गया उन 6 or 7 ड्रामेटिस्ट जो भी हैं, ठीक है। तो कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज में एग्जैक्टली उनकी बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट हुई थी। So he studied on a scholarship and received his Bachelor of Arts degree in 1584। 1584 में उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की डिग्री कंप्लीट की थी फ्रॉम द कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज। In 1587 the university hesitated to award him his Master of Arts degree because of a rumor that he intended to go to the English college in northern France, presumably to prepare for ordination as a Roman Catholic priest। तो बेसिकली उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट कर ली थी, बट बिफोर गिविंग द मास्टर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री, कॉलेज को इस चीज़ का हेजिटेशन था, वो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री नहीं देना चाहते थे, देने में हेजिटेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक र्यूमर फैल गया था कि जो भी क्रिस्टोफर मार्लोव हैं वो नदर्न फ्रांस में जाके एज अ रोमन कैथोलिक प्रिस्ट वो अपनी ओथ लेने वाले हैं, एंड ही इज़ गोइंग टू चेंज हिज रिलीजन, प्रोटेस्टेंट से वो कैथोलिक बनने जा रहे हैं। तो ऐसा र्यूमर था। अब एग्जैक्टली ये चीज़ ऑब्जेक्शनेबल क्यों थी, कि उनका जो कैथोलिक प्रीस्ट बनना, जो एक र्यूमर फैला हुआ था, एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्शनेबल था इन द आइज ऑफ द यूनिवर्सिटी, और इसी वजह से वो उनको मास्टर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी और किस वजह से उनको हेजिटेशन था इन प्रोवाइडिंग द मास्टर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री टू क्रिस्टोफर मार्लोव। If true, such an action on his part would have been in direct violation of a royal edict issued by Queen Elizabeth I। If this rumor was true, अगर ये rumor सच होता तो ये exactly जो एक्शन होता क्रिस्टोफर मार्लोव का प्रोटेस्टेंटिज्म के कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट होने का, अगर एक्शन ट्रू होता तो एग्जैक्टली एक बहुत बड़ा सिन होता। ये जो भी रॉयल एडिक्ट इशू किया गया था बाय क्वीन एलिजाबेथ, उसका वायलेशन होता, ठीक है। क्योंकि 1585 में in 1585 criminalizing any attempt by an English citizen to be ordained in the Roman Catholic Church, क्योंकि ये एक एग्जैक्टली एक लॉ निकला था बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। उन्होंने इस एक्ट को क्रिमिनलाइज बता दिया था कि अगर कोई भी इंग्लिश पर्सन, अगर कोई भी प्रोटेस्टेंट पर्सन रोमन कैथोलिक चर्च को एक्सेप्ट करता है तो एक क्राइम होगा और उसका पनिशमेंट उसे पक्का मिलेगा। तो इस एडिक्ट की वजह से, इस रॉयल एडिक्ट का वायलेशन ना हो, इसी वजह से उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हेजिटेट कर रहे थे टू प्रोवाइड मास्टर्स डिग्री टू क्रिस्टोफर मार्लोव। हालांकि ये सिर्फ एक र्यूमर था, ठीक है। तो आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि उस टाइम पे रिलीजियसली लोग कितने ज़्यादा रिजिड थे। अगर कोई पर्सन प्रोटेस्टेंट है एज अ रिलीजन तो वो प्रोटेस्टेंट चर्च को ही एक्सेप्ट करेगा, अगर कोई कैथोलिक है तो कैथोलिक चर्च को एक्सेप्ट करेगा।
अगर दोनों में प्रॉब्लम होती, कन्वर्जन होता है, तो वो एक क्राइम माना जाता है। और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे एज शी वॉज प्रोटेस्टेंट, तो वो प्रोटेस्टेंटिज्म को ही एक्सेप्ट करती थी। और अगर कोई इंग्लिश पर्सन या इंग्लिश सिटीजन ये डेयर करता टू कन्वर्ट द रिलीजन इनटू रोमन कैथोलिसिज्म, तो फिर वो क्राइम माना जाता और उसका पनिशमेंट होता। ठीक है, डेथ पेनल्टी भी मिल सकती थी। ऑल राइट देन, नेक्स्ट ऑन। So later on what happened is, despite the dire implications of for Marlowe, his degree was awarded on schedule when the Privy Council intervened on his behalf, commending him for his faithful dealing and good service to the Queen. बाद में क्या होता है एग्जैक्टली जब ये र्यूमर क्लियर आउट करते हैं, जो प्राइवेट काउंसिल होती है क्वीन की, वो ये र्यूमर को क्लियर आउट करते हैं और वो ये चीज़ बोलते हैं कि ये एग्जैक्टली क्रिस्टोफर मार्लो फेथफुल ड्यूटीज़ पे कर रहे हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द काउंसिल, एंड इनकी जो सर्विस है टुवर्ड्स क्वीन वो भी फेथफुल है, तो इनको जो डिग्री है वो प्रोवाइड की जाए। तो सिर्फ प्राइवेट काउंसिल के कमांड पे ये र्यूमर क्लियर आउट हुआ कि एग्जैक्टली वो रोमन कैथोलिक चर्च को अडेप्ट नहीं करने वाले, और उनको डिग्री प्रोवाइड करी गई, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री। Later on, after 1587, Marlowe was in London. तो आफ्टर गेटिंग द डिग्री ऑफ मास्टर्स इन आर्ट्स ही मूव टू लंदन। वो लंदन गए और वहाँ पे उन्होंने राइटिंग फॉर द थिएटर्स के लिए लिखना शुरू कर दिया। Occasionally getting into trouble with the authorities because of his violent and disreputable behavior, and probably also engaging himself from time to time in government service. दो उनका जो बिहेवियर था क्रिस्टोफर मार्लोव का, बहुत ज़्यादा रिबेलियस थे, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, उनका बिहेवियर, रेपुटेशन उनका एज अ पर्सन बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, अग्रेसिव होता है, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे हमेशा हर किसी से, ठीक है, माना जाता है एक बार दैट ही फैलन क्वारल अलॉन्ग विद विलियम शेक्सपियर टू, विलियम शेक्सपियर के साथ भी उनका एक बार झगड़ा हुआ था। दिस वॉज जस्ट, आई डोंट नो दिस वॉज अ र्यूमर और द फैक्ट, बट yes, somewhere I have read about it, that there was a chaos between William Shakespeare and Christopher Marlowe too. Later on, what happened is Marlowe won a dangerous reputation for atheism, but this could, in Elizabeth's first time, indicate merely unorthodox religious opinions. Marlowe का जो एक एथिस्ट पर्सनालिटी के रूप में भी रेपुटेटेड थे, डेंजरस रेपुटेशन था, एथिस्ट थे वो, ठीक है, ही डिडंट बिलीव इन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट में उनका बिलीफ नहीं था। पर ये जो इनका बिहेवियर था, ये जो उनका एटीट्यूड था टू बी एथिस्ट, तो ये एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे सिर्फ एक रिलीजियस अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन रखने वाली पर्सनालिटी है, कि वो पर्सन अनऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, इसलिए उसका ओपिनियन ऐसा है, दैट्स वाई दैट पर्सन डजंट बिलीव इन दी गॉड। तो इस वजह से उनको अवॉइड किया गया, उनके एथिस्ट बिहेवियर को अवॉइड किया गया। In Robert Greene's deathbed tract, Greene's Groats Worth of Wit, Marlowe is referred to as a famous gracer of tragedians. क्या होता है, रॉबर्ट ग्रीन हु वॉज ऑल्सो अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स, जिसके बारे में मैंने डिटेल स्टडी करा दी है, तो उन्होंने एक ट्रैक्ट लिखा था दैट इज़ ग्रीन्स ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट, जिसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर को भी टारगेट किया था। तो इसमें वो मार्लो को रेफ़र करते हैं एज अ फेमस ग्रेसर ऑफ ट्रेजिडियंस, एज अ फेमस ग्रेसर ऑफ ट्रेजिडियंस। तो ये जो पॉइंट है ये पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनके पॉइंट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू। सब्जेक्टिव में भी ऑब्वियस अपन ये रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन, टॉमस किड alleged that certain papers denying the deity of Jesus Christ that were found in his room belonged to Marlowe, who had shared the room earlier. तो टॉमस किड ने भी ये चीज़ शॉर आउट करी थी। टॉमस किड वॉज ऑल्सो अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स, जिसके बारे में मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था। उसकी जो स्पेनिश ट्रेजेडी थी, द वन एंड ओनली ट्रेजेडी बाय टॉमस किड, विच वॉज वेल रिनाउंड। तो टॉमस किड ये वो ट्रेजेडी भी मैंने पूरी डिटेल आउट करी थी। तो यहाँ पे टॉमस किड ने एक्चुअली एलिगेशन लगाया अपॉन
क्रिस्टोफर मार्लोव के उनके जो पेपर्स मिले हैं उन्हीं के रूम में, जो उनके साथ शेयर किया था क्रिस्टोफर मार्लोव, टॉमस किड ने एक दूसरे के साथ जो रूम शेयर किया था, उसमें कुछ पेपर्स मिले और उस पेपर में क्लियरली जो क्रिस्टोफर मार्लोव है उन्होंने डिनाई किया है, डिनाइंग द डीटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि जीसस क्राइस्ट हैं ही नहीं एक्चुअली, ऐसे पेपर्स उनको मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट ऑन, इन 1593 द प्राइवी काउंसिल इशूड एन ऑर्डर फॉर मार्लोव्स अरेस्ट। 1593 में क्रिस्टोफर मार्लोव के अगेंस्ट में एक अरेस्ट वारंट निकलता है, एंड 2 days later the poet was ordered to give daily attendance on their lordship until he shall be licensed to the contrary। और ये माना गया है कि उनको एक्चुअली अपनी अटेंशन पूरी देनी है इन फ्रंट ऑफ द लॉर्डशिप, जब तक कि उनको लाइसेंस नहीं मिल जाता, कॉन्ट्रैरी लाइसेंस नहीं मिल जाता कि एग्जैक्टली वो क्रिमिनल है। On May 30, however, Marlowe was killed by Ingram Fraser. It was alleged that a fight broke out them between both of them. तो ये माना जा रहा है on May 30th 1593, though this date was not confirmed, but हाँ आसपास की डेट्स ही है। On May 30th 1593, Ingram Fraser killed Christopher Marlowe, क्योंकि उन दोनों के बीच में किसी ना किसी बात पर डिस्प्यूट हो गया था और इसीलिए इनग्रीम फ्रेजर के हाथों क्रिस्टोफर मार्लोव की मौत हो गई, उनका मर्डर हो गया। ठीक है, तो ये आई डोंट नो दिस वाज अ र्यूमर और द फैक्ट, बट यस आई हैव गॉट दिस डिटेल, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट from various books while I have been going through with many books, and from there only I have opted. All right then, अब बात करते हैं, ये तो हो गई लाइफ स्पैम, जो उनकी लाइफ स्टोरी थी कि किस तरीके से वो बड़े हुए, कॉलेज में उनकी किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, बाद में वो एज एन एथिस्ट उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। ठीक है, उनका जो एथिस्ट बिहेवियर था वो उनके बहुत सारे ड्रामाज में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे तो क्या, उन्होंने 5 से 6 से 7 जो भी ड्रामाज लिखे हैं उन सब में आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। उनका जो भी वॉयलेंट बिहेवियर था, उनका जो भी रिबेलिश बिहेवियर था, उनका जो कॉन्ट्ररी बिहेवियर था टुवर्ड्स द पीपल, वो उनके हर ड्रामा में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो क्रिस्टोफर मार्लोव के बेसिक ड्रामाज कौन कौन से हैं अपन अब उनके बारे में स्टडी आउट करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको ड्रामाज के बारे में, बाकी ऑनवर्ड्स टुमारो आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो विच विल बी रेलेवेंट टू द पर्टिकुलर ड्रामाज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोव। तो ड्रामाज को डिटेल आउट करूँगी, मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ दैट हाउ मेनी ड्रामाज वर रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लोव। In the earliest of Marlowe's plays, the 2 parts of Tamburlaine the Great published in 1590। सबसे पहला जो पब्लिकेशन था बाय क्रिस्टोफर मार्लोव के ड्रामा का, सबसे पहला जो पब्लिकेशन था वो टैम्बुलिन द ग्रेट, उन्होंने ड्रामा लिखा था विच वॉज रिटन इनटू 2 parts, 2 parts में लिखा गया था और उनका पब्लिकेशन 1590 में हुआ था। ठीक है, तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम सिर्फ ये एक ड्रामा, सिंगल ऐसा ड्रामा है जो उनकी ड्यूरिंग लाइफ पब्लिश हुआ था, टैम्बुलिन। Marlowe's characteristic mighty line, as Ben Jonson called it, established blank verse as the staple medium for a later Elizabethan and Jacobean dramatic writing। जो फर्दर जो एलिजाबेथन और जैकोबियन ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने ब्लैंक वर्स को अपने ड्रामाज में, ड्रामा लिखने में जो ब्लैंक वर्स का यूज़ किया, वो बाद के जो ड्रामेटिस्ट थे वो वहीं से ये उन्होंने आइडिया लिया था फ्रॉम क्रिस्टोफर मार्लोव ओनली, और उनके इसी कैरेक्टरिस्टिक को ऑफ राइटिंग द ड्रामाज इनटू ब्लैंक वर्स, इसी कैरेक्टरिस्टिक को माइटी लाइन कहा जाता है, और ये पर्टिकुलर रेफरेंस किसने दिया है, बैन जॉनसन ने दिया है। ठीक है, तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आ गए कि माइटी लाइन जो कहा जाता है वो किसके लिए, किसने रेफ़र किया, या फिर क्रिस्टोफर मार्लोव के लिए माइटी लाइन का रेफरेंस किसने दिया, बैन जॉनसन ने। बैन जॉनसन ने माइटी लाइन का रेफरेंस किसके लिए दिया, तो इस तरीके से आप घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकते हो। प्लस ब्लैंक वर्स का जो स्टैब्लिशमेंट है एज अ मीडियम ऑफ राइटिंग ड्रामाज, वो कहाँ से किसने किया है, किस तरीके से किया, या फिर क्रिस्टोफर मार्लोव का बेसिक मतलब किस तरीके के ड्रामाज लिखते थे, उनका बेसिक डिवाइस क्या हुआ करता था टू राइटिंग द ड्रामाज। तो इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आप इजीली उठा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो ड्रामा था, पहला ड्रामा हो गया टैम्बुलिन, और टैम्बुलिन वॉज द ओनली प्ले विच वॉज पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। नेक्स्ट जो प्ले था दैट वाज मार्लोव्स मोस्ट फेमस प्ले इज़ द ट्रैजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में जो भी लिटरेरी स्टूडेंट्स, जो भी लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पक्का सुना होगा।
बहुत ही एमिनेंट ड्रामा है ये, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। इट वाज पब्लिश्ड इन 1604, 1604 में पब्लिश हुआ था, और उसका दूसरा वर्जन कब आया था? 1616 में। ऑल राइट देन, Foster takes over the dramatic framework of the morality plays in its presentation of a story of temptation, fall, damnation, and its free use of morality figures such as the good angel and the bad angel, and the seven deadly sins, along with the devils Lucifer and Mephistopheles. तो व्हाट हैपन इज डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ मोरालिटी प्ले प्रेजेंट किया गया यहाँ पे, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि मोरालिटी प्ले में जो भी पर्सोनिफाइड कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक मोरालिटी प्ले में दिखाए जाते हैं, वो सारे इसमें हैं। जैसे टेम्पटेशन दिखाया गया है, फॉल दिखाया गया है, डैमेशन दिखाया गया है, प्लस इसमें गुड एंजल बैड एंजल का रिप्रेजेंटेशंस है, सेवन डेडली सिंस भी इसमें रिप्रेजेंट करी गई है, गुड एंज और जो सिंस है वो भी प्रेजेंट करे गए हैं, जो डेविल्स है लूसीफर और मेफिस्टोफेलस वो भी इसमें प्रेजेंटेड है। तो एज अ मोरालिटी प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है एज अ मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, इंटरल्यूड्स, इनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, पूरा एलाबोरेट किया था इन दी अर्लियर वीडियोस, जब सिर्फ ड्रामाज की बात हो रही थी। ठीक है, तो उनके बारे में आप स्टडी आउट कर सकते हो कि एग्जैक्टली मोरालिटी ड्रामाज होते क्या हैं, तब आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली डॉक्टर फॉस्टर्स को मोरालिटी प्ले एज अ मोरालिटी प्ले का प्रेजेंटेशन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड जो प्ले हो गया बाय क्रिस्टोफर मार्लोव हो गया डॉक्टर फॉस्टर्स, और ये पब्लिश कब हुआ था? 1604 में, आफ्टर डेथ पोस्टमसली, और दूसरा जो वर्जन था वो 1616 में। ठीक है, नेक्स्ट जो प्ले था बाय क्रिस्टोफर मार्लोव, इन द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच जू ऑफ माल्टा। Another play by Christopher Marlowe was the famous tragedy of the rich Jew of Malta. Marlowe portrays another power-hungry figure in this Jew Barbas. This play was published in 1633. इस पर्टिकुलर प्ले में भी क्रिस्टोफर मार्लोव ने एक ऐसे पावर हंग्री फिगर को रिप्रेजेंट किया है जो कि एक जू होता है। ठीक है, और ये पब्लिश कब हुआ था? 1633 में। तो ये दूसरी ट्रेजेडी है बाय विलियम शेक आई एम सो सॉरी बाय क्रिस्टोफर मार्लोव, द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच जू ऑफ माल्टा। ठीक है, और बाकी के जो दो हिस्टोरिकल प्लेज हैं, ड्रामाज हैं बाय विलियम शेक्सपियर, तो उनमें से एक है द मेस्कैर एट पेरिस। द मेस्कैर एट पेरिस विच वाज पब्लिश्ड इन 1594, a dramatic presentation of incidents from contemporary French history। तो ये जो मैस्केर एट पेरिस है, ये रिलेट करता है एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है ऑफ कंटेम्प्रेरी फ्रेंच हिस्ट्री का। मतलब उसी ड्यूरेशन में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था इन फ्रांस, तो उसी से रेलेवेंट ये पर्टिकुलर ड्रामा था द मैस्केर एट पेरिस, इंक्लूडिंग द मैस्केर ऑफ सेंट बार्थोलोम्यूज अ डे। तो इस पर्टिकुलर प्ले में एक फ्रांस, कंटेम्प्रेरी फ्रांस का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट से रेलेवेंट ये पर्टिकुलर प्ले है। अब ये एग्जैक्टली कौन सा इंसिडेंट था, किस तरीके का था, वो मैं जब इसको डिटेल आउट करूँगी पर्टिकुलर ड्रामा को, तब मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझा दूँगी। और जो दूसरा हिस्टोरिकल प्ले था वो कौन सा था? द ट्रबलसम रेन एंड लैमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड II। The troublesome reign and the lamentable death of Edward II was published in 1594. ये एडवर्ड सेकेंड की लाइफ जर्नी के बारे में, उसकी ट्रबलसम जो डिज़ास्टरस डेथ थी उसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन है। तो इंग्लैंड की जो हिस्ट्री से रेलेवेंट ये दो पर्टिकुलर वीडियोस हैं, यूरोपियन हिस्ट्री से रेलेवेंट। मार्लोव्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द एलिजाबेथन प्लेज ऑन हिस्टोरिकल थीम्स पे बेस्ड ये दो बहुत ही वेल रिनाउंड ड्रामाज है बाय क्रिस्टोफर मार्लोव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ ड्रामा बाय क्रिस्टोफर मार्लोव was Dido, Queen of Carthage, which was published in 1594 and written in collaboration with Thomas Ness. तो Thomas Ness was also one among the university wits, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल आउट कर दिया है मेरे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो वो भी यूनिवर्सिटी विट्स में से ही एक था, और उनके कोलैबोरेशन के साथ ही ये पर्टिकुलर ड्रामा डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज लिखा था बाय क्रिस्टोफर मार्लोव।
तो ये पब्लिश कब हुआ था? 1594। सो दीज आर द पर्टिकुलर और वेल रेनाउंड ड्रामाज बाय क्रिस्टोफर मार्लॉक। उनकी लाइफ जर्नी कैसी थी, किस तरीके के कैरेक्टर्स थे, क्या पर्सनालिटी थी, कैसा रेपुटेशन डिसरेपुटेशन, उनका एथिज्म बिहेवियर, उनका यूजिंग ऑफ ब्लैंक वर्स, स्टार्टेड यूजिंग ऑफ ब्लैंक वर्स इनटू द ड्रामा राइटिंग एंड हिज ड्रामाज ट्रेजेडीज। सारे जितने भी ड्रामाज हैं वो ट्रैजिक है। तो इस तरीके से ये पूरी लाइफ जर्नी प्लस ड्रामाज मैंने यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन आपका क्रिस्टोफर मार्लोव का आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के थ्रू अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आर ईच वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है, तो डू लाइक द वीडियो ऑफ कोर्स। ऑल राइट देन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।